ड्रामे की स्टार्टिंग में शू एक साल मेडिकल पढ़ के अब्रॉड से वापस आती है। उसे लगता है कि मेरा हस्बैंड वेट कर रहा होगा। तभी हॉस्पिटल में उसे उसके इन लॉज मिल जाते हैं। वो कहती है कि आप लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। तब वो लोग कहते हैं कि हम तो सॉन्ग के साथ आए थे। तभी वहाँ सॉन्ग एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ आ जाता है। शू से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ और ये लड़की कौन है। सॉन्ग कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये फई है जो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये सुन के शू के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है तो तुमने मुझे चीट किया। सॉन्ग कहता है कि फई को कैंसर है, उसकी बस एक लास्ट विश थी बेबी होने की। मैं नहीं चाहता कि वो रिग्रेट के साथ जाए, इसलिए मैंने उसकी प्रेग्नेंट होने में हेल्प की। वैसे भी ये बच्चा हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट से किया है, हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। और क्या तुम हमेशा मदर नहीं बनना चाहती थी? अब तुम्हें फ्री में बेबी मिल गया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फई कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। शू कहती है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेबी को पालूं। सॉन्ग कहता है कि फई के पैर मर गए हैं और उसके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है बच्चे को पालने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब और पैसे हैं, इसलिए हम ही हेल्प करेंगे बच्चे को पालने में। शू कहती है क्या ये बेबी इतना जरूरी है? सॉन्ग कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट बेबी है, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? शू बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ये बेबी पैदा हो जाएगा तो मैं उसे पाल लूंगी। तब सब लोग वहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। सो बोलती है कि ये लोग क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं कि मैं किसी और के बेबी को पालूंगी। मैं तो बस बेबी के होने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगी, फिर देखती हूँ कि ये लोग कैसे बेबी को पालते हैं। फिर वो अपने बॉस को कॉल करके बोलती है कि मैं डॉक्टर विदाउट बॉर्डर मिशन एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर जो में दिखाते हैं कि उसके बॉस उसे बोलते हैं कि ये मिशन ज्वाइन करने का मतलब है कि तुम अपना स्टेटस, पोजीशन और रिलेशनशिप हमेशा के लिए छोड़ दोगी। वैसे भी अब्रॉड में बहुत बार होते रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी हमेशा डेंजर में रहेगी। शो बोलती है पर वो मिशन मेरा सपना है। उसके बाद बोलते हैं कि सोच समझ के डिसीजन लो, अभी तुम एक साल के बाद अपने हस्बैंड के पास जा रही हो, क्या तुम उसे इतनी जल्दी छोड़ पाओगी? शो कहती है कि फिर मैं अपनी फैमिली से बात करके आपको बता दूंगी। प्रेजेंट में उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद नर्स उससे कहती है कि आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप ही खुद प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जामिनेशन करो। फिर वो फई का एग्जामिनेशन करने लगती है और बोलती है कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ये सुन के उसका हस्बैंड बच्चे के लिए बहुत ही एक्साइट हो रहा होता है। सो सोचती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद है। उसे याद आता है कि जब उनकी शादी हुई थी तब सॉन्ग उससे कहता है कि हम अभी बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे को रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रेजेंट में सॉन्ग की मम कहती है कि सू को समझा बुझा कर रखना, क्योंकि बच्चे का पूरा सहारा अब वही है। सू सोचती है कि इसकी पूरी फैमिली मेरी कमाई पर जी रही है, खाना पीना रहना सब कुछ मेरे भरोसे है, बच्चा पैदा होने दो, फिर मैं देखती हूँ कि इन सब लोगों का क्या हाल होता है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी उसका रिजाइनिंग लेटर लेकर आ जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम युबीन है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, आपके सारे रिलेशनशिप खत्म कर दिए गए हैं और आपकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर डोनेट भी कर दी है। फिर सॉन्ग शू से बोलता है कि हम लोग फैमिली फोटो लेने वाले हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? सू कहती है कि लेकिन मेरे लिए तो जगह भी नहीं है। सॉन्ग कहता है कि ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम ही तो इस घर का सपोर्ट हो, पूरा घर तुम पर टिका है। तभी उसकी नजर रिजाइनिंग लेटर पर पड़ती है। उसके इन-लॉज बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतनी अच्छी सैलरी छोड़ोगी तो आगे क्या करोगी? किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया? फई कहती है कि हमें अभी भी तुम्हारी कमाई चाहिए बच्चे के खर्च के लिए, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा? सॉन्ग कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, पहले तो तुम हमेशा बच्चे की बातें करती रहती थी और अब अचानक नौकरी छोड़ रही हो। मैंने पहले ही बताया था ना कि ये बच्चा आईवीएफ से हुआ है, कोई गलत बात नहीं हुई, फिर भी तुम इतनी छोटी सी बात पर क्यों अटकी हो? फिर वो एक डॉक्यूमेंट देखकर बोलता है तो तुमने घर और गाड़ी बेच दी और मेरी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली, तुमने ऐसा क्यों किया?
किया, मेरा पैसा मुझे वापस दो। शो बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी इसलिए बेच रही हूँ ताकि एक बड़ा और अच्छा विला ले सकूं जहाँ हमारा बच्चा अच्छी लाइफ जिए। वहाँ फई भी हमारे साथ रह सकती है। और रही बात जॉब की, तो अब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुन के सबको तसल्ली मिल जाती है। तभी फोटो वाला उन्हें बुलाने आ जाता है। सोंगशू से कहता है कि ये फैमिली फोटो बच्चे के लिए हो रही है, वही तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। सब फोटोज हो जाने के बाद तुम आ जाना। नेक्स्ट सीन में फोटोग्राफर सबको पोजीशन बताता है। फोटो देखकर वो बोलती है कि ये कपल तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। तब शो से बोलती है क्या सच में ये लोग कपल लगते हैं। फोटोग्राफर कहती है कि अगर कपल नहीं होते तो फैमिली फोटो थोड़ी खिंचवाते। इसके बाद शी को कॉल आता है जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है। सॉन्ग बोलता है कि रुक जाओ, तुम भाग क्यों रही हो, तुम्हारी फैमिली फोटो पहले नहीं ली तो इतना गुस्सा दिखा रही हो। शो बोलती है कि डायरेक्टर का फोन आया था, उन्होंने बोला था कि डैड की पिछली सर्जरी में थोड़ा इशू है, फिर से चेकअप करवाना पड़ेगा। सॉन्ग के डैड बोलते हैं कि नहीं, मेरी हार्ट सर्जरी तो फई के कनेक्शन से हुई थी, फिर डायरेक्टर तुम्हें कॉल क्यों करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी हार्ट प्रॉब्लम का यूज करके सॉन्ग और फई के बीच झगड़ा करवा रही हो। सॉन्ग की मॉम बोलती है कि फई इतनी मेहनत करती रही सिर्फ डैड के ट्रीटमेंट के लिए, उसने पूरा घर संभाला और सब कुछ किया, फिर तुम सारा क्रेडिट क्यों ले रही हो। सॉन्ग बोलता है कि वैसे भी फई के अलावा और ये कौन कर सकता है। फ्लैशर में दिखाते हैं कि सू प्रोफेसर वो से कहती है कि मैं अपने ससुर की सर्जरी आपके हवाले कर रही हूँ। फिर वो फई से कहती है कि तुम यहीं रहो, मैं उनके लिए एक अच्छा वार्ड अरेंज करके आती हूँ। उसके जाते ही सॉन्ग फई से कहता है कि डैड कैसे हैं। फई बोलती है कि बीजिंग के बड़े हॉस्पिटल से प्रोफेसर वो सर्जरी करने के लिए आए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉन्ग उससे कहता है कि थैंक यू इतना अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए। प्रेजेंट में वो कहता है कि तुम्हें जेलस होने का कोई हक नहीं है, पिछले सालों से तुम बस काम में बिजी रहती थी, मेरे पेरेंट हो या मेरा काम, फई ने ही सब कुछ संभाला है और तुमने इस शादी में किया ही क्या है। तभी फई के पेट में दर्द होने लगता है। नर्स कहती है कि जल्दी से इसे डिलीवरी रूम में ले जाओ। तभी सॉन्ग शू से कहता है कि तुम तो इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर हो ना, प्लीज फई को बचा लो। जिस पर शू उसकी डिलीवरी करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फई को एक लड़का होता है। सॉन्ग तो ये देखकर खुशी से पागल ही हो जाता है। वहीं शू अपनी वेडिंग रिंग उतार कर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग फई से कहता है कि देखो हमारा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है ना। फिर वो कहता है कि अरे शू कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। तभी उसे टेबल पर रिंग दिखाई देती है। फ्लैशर में दिखाते हैं कि वो शू से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शू कहती है कि मैं रेडी हूँ, बस कभी मुझे ये रिंग उतारने का मौका मत देना। प्रेजेंट में सॉन्ग अपनी मॉम से कहता है कि सू कहाँ है, लगता है कि वो भाग गई। तभी यूबिन सॉन्ग से कहता है कि आपकी वाइफ ने मुझे यहाँ बताने के लिए भेजा है कि आपकी शादी अब खत्म हो चुकी है, घर गाड़ी और सारी सेविंग उन्होंने वापस ले ली है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। नर्स वही से कहती है कि हॉस्पिटल के 28,000 का बिल अभी भी पेंडिंग है, जल्दी से पेमेंट कर दो। वही कहती है कि सू तो अब चली गई है, तो अब हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा। जिस पर सॉन्ग उन लोगों से कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, सू मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझसे डिवोर्स नहीं करेगी। यूबिन कहता है कि वो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उस प्यार की भी एक लिमिट है, तुम दूसरों के बच्चों को अपना बनाकर उस पर क्यों थोप रहे थे। सॉन्ग कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। इसके बाद शो जाने से पहले एक लास्ट बार अपने घर को देखने आती है। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आपको लेने आ जाऊंगा, ये ऊपर से आपका रिवॉर्ड है न्यू पोस्टिंग के लिए। सू सोचती है कि ये सब तो वही है जो सॉन्ग चाहता था। फिर उसे घर में बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। वो सॉन्ग से कहती है कि देखो ना, अब हमारी भी छोटी सी फैमिली हो गई है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, वो भी जिंदगी भर के लिए। प्रेजेंट में वो कहती है कि जो सब कुछ भी पुराना था सब वही खत्म हो गया है, फिर मैं क्यों अभी तक पीछे देख रही हूँ। तभी वहाँ सॉन्ग आकर उससे बोलता है कि मुझे पता था तुम घर पर ही होगी, हॉस्पिटल में कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो, कह दो कि ये सब झूठ है ना। शो बोलती है कि ये झूठ क्यों होगा।
सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। फई ने डिलीवरी के टाइम इतना सब कुछ सहा और तुम बिना बोले वहाँ से चली गई और आकर अब ड्रामा कर रही हो। शो बोलती है कि उसके दर्द से मेरा कोई मतलब नहीं। सॉन्ग बोलता है कि लेकिन वो बच्चा हम दोनों का भी है, हमने उसे पालने का डिसाइड किया था, क्या तुम भूल गई हो। तभी उसकी नजर टेबल पर जाती है। वो एक्साइटेड होकर बोलता है कि ये गाड़ी की चाबी और विला के पेपर ये सब मेरे लिए सरप्राइज है क्या। शू बोलती है कि तुम खुद ही सब कुछ इमेजिन क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ शू के इन लॉज भी आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डिवोर्स देने की। तभी सॉन्ग उससे बोलता है कि मॉम बस करो, ये देखो। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने जिंदगी में कभी इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी और ये विला यहाँ का घर तो करोड़ों का होता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह रह सकती हूँ। शू बोलती है कि किसने बोला कि ये सब तुम लोगों के लिए है, और वो सारे पेपर फाड़ देती है। सॉन्ग की मॉम को गुस्सा आ जाता है, फिर वो उसे धक्का देकर गिरा देती है। वो कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरा ग्रैंडसन कहाँ रहेगा। सॉन्ग बोलता है कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, आज तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। शू कहती है कि जो चीजें मेरी हैं मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तब सॉन्ग के डैड कहते हैं कि बकवास मत करो, तुम किन फैमिली की बहू हो, तुम्हारा पैसा घर और गाड़ी सब कुछ फैमिली का है, अगर ज्यादा नाटक किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शो कहती है तो फिर पुलिस को बुला लो। तब सॉन्ग के डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है। वही कहती है कि तुम जानती हो उनको हार्ट प्रॉब्लम है, फिर भी तुम जानबूझ के उनको गुस्सा दिला रही हो, अभी के अभी उनसे माफी मांगो। सॉन्ग के डैड कहते हैं कि मुझे इसकी माफी नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से निकल जाए। शो कहती है कि मुझे भी तुम लोगों से बहस नहीं करनी। सॉन्ग की मम कहती है कि अगर इसे भगा दिया तो हम बुढ़ापे में क्या करेंगे और हमारे ग्रैंडसन का खर्चा कौन उठाएगा। वही सॉन्ग से कहती है कि जाओ और शो को समझाओ वरना हमारी फैमिली टूट जाएगी। सॉन्ग कहता है कि बस करो, डैड की हालत देख रही हो, तुम क्या चाहती हो सीधा बोल दो। शो कहती है कि ठीक है सुन लो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और तुम बिना कुछ लिए यहाँ से जाओगे, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। सॉन्ग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, एक साल के लिए तुम घर से बाहर थी, जरूर कोई होगा, मुझे उसका नाम बताओ। तभी वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं शू को लेने के लिए। सॉन्ग कहता है कि ये लोग कौन हैं और तुम कहाँ जा रही हो। वो लोग कहते हैं कि आपकी वाइफ ने एक सीक्रेट मिशन ज्वाइन किया है। वही कहती है कि तुम अभी अभी तो आई थी और फिर से जा रही हो, क्या अच्छी वाइफ ऐसी होती है। तब सॉन्ग की मॉम बोलती है कि अरे सीक्रेट मिशन है ना तो सैलरी भी अच्छी होगी, बस टाइम पे पैसा भेजती रहना, मेरा पोता आराम से पल जाएगा, तुम रहो या ना रहो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉन्ग बोलता है कि इस बार तुम कितने टाइम के लिए जा रही हो। शू कहती है कि हो सकता है कि मैं इस बार वापस ही ना आऊं। तब उसकी मॉम कहती है कि आओ या ना आओ हमें क्या फर्क पड़ता है। उसके डैड कहते हैं कि चलो जल्दी से काम पर जाओ, जल्दी जाओगी तो ज्यादा पैसा कमाओगी, हम घर में फिर लोगों को सपोर्ट नहीं करते। सॉन्ग बोलता है कि आप लोग ये क्या बोल रहे हो, शू मेरी वाइफ है और इस बच्चे की मॉम है। शू कहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी लाइफ पार्टनर के लिए वही सबसे ज्यादा सही है, वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं। सॉन्ग कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जानता हूँ कि शादी के बाद मैंने और मेरे पेरेंट ने तुम्हें कभी अच्छा ट्रीट नहीं किया और वही के बच्चे के चक्कर में मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चेंज हो जाऊंगा। शो बोलती है तो ये तुम्हारी माफी है, मुझे इसे सुनकर घिन आती है। फिर वो कार में बैठकर जाने लगती है। तब सॉन्ग गाड़ी के पीछे भागने लगता है और बोलता है कि प्लीज मत जाओ, मैंने तुमसे माफी मांग ली है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज वापस आ जाओ। इसके बाद वो एयरपोर्ट पे हर एक से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। फिर वो उसका फोन ट्राई करता है जो कि उसे साइड में पड़ा मिलता है। उसे याद आता है कि ये मोबाइल तो उसने वैलेंटाइन डे पर शू को गिफ्ट किया था। वो कहता है तो उसने मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट भी फेंक दिया। तभी वहाँ उसके घर वाले आकर उससे बोलते हैं कि क्या तुमको शो मिल गई, इस बेकार फोन को क्यों घूर रहे हो। वही कहती है कि ये फोन तो वही है जो तुमने शो को गिफ्ट दिया था, क्या वो सच में तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। सॉन्ग कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वही कहती है कि तुमने कहा था कि शू बेबी के लिए मान जाएगी, अब वो छोड़ के चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती। उसके डैड कहते हैं कि लड़ना बंद करो, अभी सबसे जरूरी है शू को ढूंढना वरना हमारा घर कैसे चलेगा। सॉन्ग कहता है कि लेकिन वो तो कब का प्लेन पकड़ चुकी होगी।
उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं, उसके सीनियर को जरूर पता होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि शो की फ्लाइट रिशेड्यूल हो जाती है और अगली फ्लाइट को आने में 3 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद सॉन्ग डीन से कहता है कि सर प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरी वाइफ कहाँ है। डीन कहते हैं कि तुम उसके हस्बैंड हो फिर भी नहीं जानते और मुझे से आउटसाइडर से पूछ रहे हो। तब सॉन्ग उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि गलती मेरी थी, मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। डीन कहता है कि तुम लोग सिर्फ उसे एक्सप्लॉइट करना जानते हो, उसने तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। 1 साल पहले जब वो अब्रॉड स्टडी के लिए गई थी उसके पास शूज तक के लिए पैसे नहीं थे। स्टाफ के लोग कहते हैं कि देखो डॉक्टर जियांग के शूज तो बिल्कुल घिस गए हैं। वो अपनी सारी सैलरी हस्बैंड को दे देती है और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखती। वो मैस में भी सिर्फ सस्ता खाना खा के बिल्कुल पतली हो गई। डीन कहता है कि उसके पैसे तुम जैसे लोगों ने उड़ा दिए, तुम सबके सब बेशरम हो, तुम्हारी पूरी लाइफ उसके पैसों से चल रही थी। मैंने उसे इंटर्न से टॉप डॉक्टर बनते हुए देखा है, तुम लोगों ने कभी उसकी केयर नहीं की। प्रोजेक्ट में दिखाते हैं कि सॉन्ग उससे बोलता है कि तुम वार्डरोब में क्या शोर मचा रही हो। शिव बोलती है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। सॉन्ग कहता है कि अगर तुम कपड़ों में पैसे लगाओगी तो मेरे लिए कार कैसे लोगी। तभी अलार्म बज जाता है। सॉन्ग कहता है कि इस बेकार घड़ी को फेंक दो और काम पर चली जाओ, मेरी नींद मत खराब करो। फिर हमें दिखाते हैं कि शू सबके लिए खाना बनाती है। जैसे ही वो बैठकर खाना खाने लगती है तो सॉन्ग उससे बोलता है कि पहले गाड़ी से मेरा सामान ले आओ। जब वो सामान लेकर आती है तो सॉन्ग उसे जूस खरीद कर लाने को बोलता है। उसके बाद कहते हैं कि और मेरे लिए भी महंगी वाइन ले आना। शू बोलती है कि वो स्टोर तो बहुत दूर है। उसके बाद बोलते हैं तो क्या तुमसे अब इतना सा भी नहीं होता। फिर उसकी मॉम भी उसे ऑर्डर दे देती है कि कोरियर से मेरा पार्सल भी लेती आना। प्रेजेंट में सॉन्ग कहता है कि मैं मानता हूँ मैंने कभी उसका ख्याल नहीं रखा, प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है, मैं उससे माफी मांगूंगा। वही कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बीमार हूँ, बस मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डीन कहता है कि शो को तुम लोगों से उम्मीद नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंस उसके काम के लिए रिस्की है। वो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर के साथ काम करने गई है जिसमें हर वक्त जान का रिस्क होता है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। सॉन्ग को ये सुन के सदमा लग जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उसके फैमिली वाले उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, ये क्रिटिकल नोटिस है, आपको साइन करना होगा। सॉन्ग की मॉम कहती है कि कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल और मशीन को मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ये सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। वो फई से कहते हैं कि अपनी दोस्त से बात करो और उससे पैसे उधार लो। फई कहती है कि 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, मुझे बेच भी दोगे तब भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। सॉन्ग के पेरेंट कहते हैं कि तुम्हें क्या बोल रही हो, मेरा बेटा यहाँ मर रहा है और तुमको उसकी परवाह नहीं। फई बोलती है कि आप सब मेरी सिचुएशन जानते हो, मेरे मॉम डैड नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, मैं तो खुद ही बीमार हूँ, मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। उसकी मॉम बोलती है कि क्या मतलब कि कुछ नहीं कर सकती, जब शू यहाँ थी तो हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं थी। वही कहती है कि अगर इतनी ही ताकत है तो उसे वापस ले आओ। उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुमने सॉन्ग से बच्चा पैदा करने की जिद ना की होती तो आज हम इस हाल में होते ही नहीं। वही कहती है कि सॉन्ग मेरे बच्चे का फादर है, पर मैं हॉस्पिटल का 28,000 का बिल पहले ही भर चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। उसके बाद कहते हैं तो क्या हुआ, बच्चा तो तुम्हारा ही था तो तुम्हें खर्चा भी देना पड़ेगा। वही कहती है कि ये बच्चा सॉन्ग की मर्जी से हुआ था, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था, अब जो प्रॉब्लम आई है तो तुम लोग सिर्फ मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम ना होती तो ये बच्चा नहीं होता और ना ही मेरा बेटा शू से डिवोर्स लेता, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब भी यहाँ ताने मार रही हो। ऐसा कहकर वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। दूसरा डॉक्टर शू से कहते हैं कि आपके हस्बैंड की हालत बहुत ही खराब है, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया है, पूरा हॉस्पिटल हेल्पलेस है, सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती हो, क्या आप यहाँ आ सकती हैं। वही सॉन्ग के पेरेंट्स फिर से बहस कर रहे होते हैं। तभी शू आकर बच्चे को नीचे से उठाती है और सॉन्ग की मॉम के हाथों में दे देती है। सॉन्ग की मॉम बोलती है कि प्लीज सॉन्ग को बचा लो। शू कहती है कि पहले इन पेपर पे साइन कर दो, तब उसके डैड पेपर पे साइन कर देते हैं। वही कहती है कि अब तो शू आ गई है, सॉन्ग जरूर बच जाएगा। तब सॉन्ग के पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ से दूर चली जाओ। तभी सॉन्ग के डैड को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं शू सॉन्ग की सर्जरी स्टार्ट कर देती है। सॉन्ग बोलता है क्या ये लेडी मेरी वाइफ है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इसके बाद
सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। वही सॉन्ग से मिलने उसके वार्ड में आती है, लेकिन सॉन्ग तो शू के बारे में पूछता रहता है। फिल्म में दिखाते हैं कि फई शू से बोलती है कि मेरा बच्चा सॉन्ग का ही बेटा है, हम अब फैमिली हैं, इसलिए दोबारा सॉन्ग के सामने मत आना। शू कहती है कि जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। प्रेजेंट में फई कहती है कि शू यहाँ नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, जरा इमोशनल मत हो। सॉन्ग कहता है पर मेरा ऑपरेशन तो शू नहीं किया था, मुझे उससे मिलना है। फई कहती है कि तुम्हारा ऑपरेशन उसने नहीं किया, वो औरत अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़कर चली गई, वो कभी वापस नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें मैंने बचाया है। अपनी सारी चीजें बेचकर 10 लाख रुपए का इंतजाम किया, वो भी ऑपरेशन के लिए, और हमारे बच्चे के लिए एक छोटा सा घर भी लिया। जब तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे तब मैंने शू को भी कॉल किया था, पर उसने तुम्हारी लाइफ की कोई परवाह नहीं की। बस तुम्हें अब अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, हमारा बच्चा ही तुम्हारा फ्यूचर है, वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। सॉन्ग कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जो लोग मेरी परवाह नहीं करते उनसे रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं, पर मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, इतनी देर से वो दिख नहीं रहे। फई कहती है कि तुम्हारे ऑपरेशन के दिन तुम्हारे डैड टेंशन में आ गए थे और उन्हें फिर से हार्ट प्रॉब्लम हो गई, अभी वो आईसीयू में हैं। सॉन्ग ये सुन के भागते हुए अपने डैड के वार्ड में आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि डैड की हालत अब कैसी है। उसकी मॉम बोलती है कि अब उनको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, बहुत टेस्ट हुए हैं पर कोई भी हार्ट उनसे मैच नहीं हुआ, अब तुम्हारे डैड बस मरने का वेट कर रहे हैं। सॉन्ग कहता है कि मैं डैड को जरूर बचाऊंगा, मैं अपना हार्ट उन्हें दे दूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि लॉ के हिसाब से किसी हेल्दी इंसान से ऑर्गन लेना अलाउड नहीं है। सॉन्ग कहता है तो मैं और क्या करूं, मैं अपने डैड को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। डॉक्टर कहते हैं कि एक और तरीका है, रिपोर्ट के मुताबिक फई का हार्ट तुम्हारे डैड से मैच करता है, कैंसर का असर उसके हार्ट तक नहीं गया, ट्रांसप्लांट अभी भी पॉसिबल है, वैसे भी कैंसर का कोई इलाज नहीं होता, तो मरने से पहले कोई अच्छा काम ही कर लो। फई कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। सॉन्ग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारी वजह से इस हालत में है, तुम ही वो डॉक्टर लेकर आई थी। फई कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे डैड के लिए डॉक्टर लेकर आई थी, उसके जीने मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। सॉन्ग की मम कहती है कि फर्क कैसे नहीं पड़ता, तुम ही थी जो बच्चे के लिए जिद कर रही थी, तुमने हमारी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। तब फई उसकी मॉम को धक्का दे देती है। वो कहती है कि चाहे मेरे पास 6 महीने हो या एक दिन, मैं किसी के लिए मरने वाली नहीं हूँ। सॉन्ग बोलता है कि रुको, कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। फई कहती है कि उसे तुम ही रख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई भी पाले खून तो मेरा ही रहेगा। तब सॉन्ग बताता है कि एक हफ्ते बाद मैंने और मॉम ने डैड को आखिरी बार अलविदा कहा, मरते वक्त भी डैड शू का नाम लेते रहते थे। उसके 1 महीने बाद मॉम भी चली गई, उनके दिल में भी सिर्फ शू ही थी। वहीं फई सॉन्ग से अपने बच्चे को देखने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। वो कहती है कि प्लीज मैं उसकी मॉम हूँ, मुझे उसे देखने दो, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कहते कहते वो भी वहीं मर जाती है। सॉन्ग बच्चे से कहता है कि बाहर जो बोल रही है उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी असली मॉम तो एक सुपर हीरो है, वो जरूर वापस आएगी। दूसरा शू जंगलों में एंजल ऑफिसर को ट्रीटमेंट दे रही होती है क्योंकि वहाँ वॉर चल रही होती है। इसके बाद सॉन्ग का बेटा बड़ा हो जाता है, वो दोनों एयरपोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं। बच्चा बोलता है कि डैड आज मॉम आएंगी ना, बाकी बच्चों की मॉम होती है, मुझे भी अब मॉम चाहिए। सॉन्ग कहता है कि वो जरूर आएगी, थोड़ा और वेट करते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। बच्चा कहता है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, हमें और कितना वेट करना पड़ेगा, हम हर वीक यहाँ आते हैं, आखिर मॉम हमको कब देखने को मिलेगी। सॉन्ग कहता है कि शायद एक दिन या शायद सारी जिंदगी लग जाए, तभी उसकी नजर शू पर पड़ती है। वो कहता है कि 6 साल बाद तुम वापस आ गई, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो, इतने सालों के बाद भी तुम मुझे माफ नहीं करोगी। तभी गार्ड कहता है कि मैडम क्या आप इसे जानती हैं। शू कहती है कि मैं इसको नहीं जानती। सॉन्ग बोलता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, ये मेरी वाइफ है, तुम्हारे जाने के थोड़ा टाइम बाद ही मेरे डैड हार्ट अटैक से चले गए, मेरी मॉम भी ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चली गई, और जो फई थी वो भी मर गई है। मैंने अपने आप पर इतने सालों तक बहुत सोचा, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, बस तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम लौट आओ और मुझे माफ कर दो। देखो अपनी मेहनत से मैंने घर खरीदा है और वही कार भी ली है जो तुमने मुझे पहले दी थी, मैं अब कैपेबल हूँ, तुम्हारी बेसिक नीड का ख्याल रख सकता हूँ। शू
कहती है पर अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सॉन्ग कहता है कि मुझे पता है तुम डॉक्टर विदाउट बॉर्डर के साथ काम कर रही हो। इस फील्ड में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, बस तुम घर वापस आ जाओ। मैं कपड़े धोऊंगा, खाना बनाऊंगा और सारा थका देने वाला काम मैं ही करूंगा। वार्डरोब भी मैंने तुम्हारे लिए कपड़े और शूज से भर रखी है, बस तुम मुझे माफ कर दो। और वो अपने बेटे से बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम है, मॉम से कहो कि ये रुक जाए। शू कहती है कि बस करो, मैं इसकी मॉम नहीं हूँ, हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है और वैसे भी मैं अब मैरिड हूँ। सॉन्ग कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मैं घुटनों पर बैठ जाऊं या अपना दिल तुम्हारे सामने निकाल कर दिखा दूं। तब बच्चा भी शू से कहता है कि आप डैड को क्यों नहीं चाहती और मुझे भी क्यों इग्नोर कर रही हैं, हम दोनों यही आपका वेट कर रहे थे, बाकी बच्चों की भी तो मॉम होती है, मुझे भी मेरी मॉम चाहिए। सॉन्ग कहता है कि कह दो कि अभी भी तुम्हारे दिल में बच्चों और मेरी फीलिंग्स हैं। तभी वहाँ शू का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम जैंग रहता है। वो बोलता है कि आपको मेरी वाइफ से क्या काम है। सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। फिर वो शू से कहता है कि मैंने तुम्हें दर्द दिया पर उसकी कीमत भी चुकाई है, मेरे पेरेंट्स रिग्रेट में चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और बच्चे को अकेले ही बड़ा कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं। शू कहती है कि बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। चैंग कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारा पहले मेरी वाइफ से क्या रिलेशन था, दोबारा मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत मत करना। फिर वो उसे लेकर चला जाता है। वो शू से कहता है कि वो आदमी तुम्हारा एक्स हस्बैंड था ना और उसके साथ वो बेटा था ना, लगता है कि वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। शू बोलती है कि तुम गलत हो, वो जरूर मेरा एक्स हस्बैंड था पर वो बच्चा उसका किसी और लड़की से था, मैंने उसकी फैमिली के लिए अपना सब कुछ दे दिया पर उसने मुझे कभी समझा ही नहीं, मुझे सब बर्दाश्त करना पड़ा, यहाँ तक कि वो उस औरत के साथ बाबा मेरे सामने आता रहा। आखिर एक दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया और मैं वहाँ से चली गई। चैंग कहता है कि जब मैंने तुमको पहली बार फील्ड हॉस्पिटल में देखा था तभी से तुम्हारी स्ट्रांगनेस ने मुझे छू लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अभी मुझे एक्सेप्ट कर लो और पास्ट को तुरंत भूल जाओ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करता रहूँ। फिर इसके बाद हमें एक इवेंट दिखाया जाता है जिसमें सॉन्ग भी आता है। उसका लोग बोलता है कि सुना है पार्टनर रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस टैंक फैमिली की यंग मिस्ट्रेस होस्ट कर रही है जो वर्ल्ड फेमस मेडिकल एक्सपर्ट भी है, ये हमारे लिए एक बड़ी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैंने सारे कॉन्टेक्ट लगा दिए हैं, बस तुम अपना काम बना दो। फिर सॉन्ग बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है और बड़बड़ाने लगता है कि वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है, मैंने इतने सालों उससे प्यार किया और वो दूसरे आदमियों के साथ घूम रही है। तभी उसे शू दिख जाती है, वो कहता है कि तुम सच में मुझे ढूंढने आई हो, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, अगर ऐसा नहीं होता तो जब मुझे सर्जरी की जरूरत थी तो तुम एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल भाग के नहीं आती। शो बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों को बचाना मेरा फर्ज है, मैं किसी और के लिए भी वही करती। सॉन्ग कहता है कि सब बकवास है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं कुछ और नहीं मानता। शो कहती है कि अभी तुम नशे में हो। सॉन्ग कहता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, तुम जानती भी हो कि ये जगह कौन सी है, ये क्वान होंग का पार्टनर रिक्रूटमेंट मीटिंग है जिसकी वैल्यू करोड़ों में है और मैं उन लोगों में से हूँ जो पार्टनर बनने के बिल्कुल करीब हूँ, जानती भी हो कि इसका मतलब क्या है, मैं सालों के करोड़ों कमा सकता हूँ, जो तुम चाहो मैं तुम्हें दिला दूंगा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो यही सब बातें बोलता रहता है जब तक वहाँ जंग नहीं आ जाता। तब सब लोग उसे मिस्टर टैंग कहकर बुलाने लगते हैं। चैंग बोलता है तो तुम फिर से आ गए। सॉन्ग बोलता है तो तुम ही टैंग जैंग हो जो क्वान होंग के चेयरमैन हैं। जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ के लिए इतनी फीलिंग्स रखने के लिए थैंक यू, ये पहली बार नहीं है जब हम लोग मिले हैं, आज इतने लोगों के सामने मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मेरी वाइफ और मैं बहुत ही खुश हैं और अब हम एक बच्चा प्लान भी कर रहे हैं, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ और मुझे परेशान करना बंद करो। तब शॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की और तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। फिर में दिखाते हैं कि वो जैंग को होश में लाने की कोशिश करती है।
तब झैंग होश में आकर उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बचा सकूं तो अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। प्रदर मिशू कहती है कि जब तुमको पता होता है कि कोई तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है तो वो इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर वो झैंग से कहती है कि आज मुझे कुछ बातें समझ आ गई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना पूरा पास पीछे छोड़ दिया है और अब मैं बस अपनी आने वाली जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ तो क्या तुम इस रिश्ते को अपनाओगे? झैंग कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। शू कहती है कि चलो अब हम स्टेज पर चलते हैं। सॉन्ग दूर से शू को देखकर सोचता है कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारा लेट आना मेरे लिए पनिशमेंट है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि ये सब मेरी ही गलतियों का रिजल्ट था। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।